रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब सी लालिमा छाई हुई है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ये पंक्ति आपने पढ़ी होगी, शायद कक्षा 6 में, कक्षा 4 में, 10 में, या आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो शायद आप आने वाले समय में पढ़ें। ये पंक्तियाँ उस साहित्यकार की है जो हमें पढ़ाते पढ़ाते उस लोक में ले जाता है। अगर बच्चों की कोई कहानी तो हमें बच्चों के साथ में खेलने का मौका देता है। अगर कोई नारी प्रधान कहानी तो हमें उस नारी की जो मन में जो अंतर्वेदना है उसको भी वो प्रस्तुत करता है। अगर किसी गरीब किसान की कहानी है तो उस पूरे गरीब किसान के पास में हमें बिठा देता है उसके उस फूटे हुए घर में। तो हम बात कर रहे हैं आज उस महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी ने भारतीय कथा साहित्य में, हिंदी कथा साहित्य में एक नया युग आरंभ किया था, जहाँ पर आदर्शवादी कहानियाँ गढ़ी जाती थी। उसके बाद में प्रेमचंद जी ने आम इंसान को, गरीब किसान को, मजदूर को कहानियों का नायक बनाया। तो अपने जीवन काल में प्रेमचंद जी ने अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचनाएं की हैं। लगभग 300 कहानियाँ जो उनके मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। एक से एक कहानी अनमोल, और हर कहानी में पाठक अपने आप को उस रंग में डूबा हो पाता है। अनेक उपन्यासों की रचना की गई, जिसके चलते उन्हें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई। हम बात करें उनके पहले उपन्यास सेवा सदन की, जिसमें उन्होंने वेश्या समस्या को सामने उजागर किया था, या फिर हम बात करें उनके वृहद कथानक रंगभूमि की, जिसमें एक विशाल कथानक के साथ में औद्योगिकरण की जो समस्या है उसको हम सामने रखते हैं। न जाने कितने रंग है इस रंगभूमि में। रंगभूमि में जहाँ पर आप बात करें गरीब सूरदास में, जिसमें हम गांधी की झलक पाते हैं, विनय के साथ में हम चलते हैं साथ में, और अनेक ऐसे पात्र जिसके साथ में हमें लगता है कि हम एक विशाल कैनवास वाली फिल्म में हम उनके साथ साथ चल रहे हैं। उनके बाद हम बात करें प्रेमाश्रम की बात करें, कर्मभूमि की बात करें, गबन की बात करें, गोदान की बात करें, हर एक उनका उपन्यास मास्टरपीस है, हिंदी साहित्य के लिए एक धरोहर है। तो सभी पाठकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको साहित्य में डूबना है, साहित्य का आनंद किसे उसे जानना है, तो आप प्रेमचंद जी के साथ में शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं प्रेमचंद जी के इस महान रचना संसार में, जो अपने आप में एक सागर है। न जाने कितनी निधियाँ इस सागर में विद्यमान है। बात करें नवाब राय की। नवाब राय ही वो नाम है जिसके साथ प्रेमचंद जी ने उर्दू भाषा में शुरुआत की थी। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, इस उपन्यास को हिंदी में रूपांतरित किया था। सर्वप्रथम ये हम खुरबाओ हम सवाब से 1904 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में ढेरों कहानियाँ। 1907 में लिखी हुई उर्दू में पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो प्रकाशित हुई थी सोजे वतन में 4 अन्य कहानियों के साथ। 1910 में गुप्तचर पुलिस द्वारा पता लगाकर इन्हें डिप्टी कलेक्टर के सामने प्रस्तुत किया गया और राजद्रोह तक की बात आ गई। प्रेमचंद जी की कहानियाँ स्वतंत्रता के साथ साथ अनेक रंग अपने भीतर लिए हुए हैं। जहाँ प्रेमचंद जी नारी चरित्र को उद्घाटित करते हैं, वहीं जातिवाद के खिलाफ एक जंग सी छेड़ते हैं। इनकी कहानियों में बाल मनोवैज्ञानिक कहानियाँ मिलेगी, जिनमें ईदगाह, गिल्ली डंडा आदि है। वहीं पर पशु प्रेम की भी आपको अनेक कहानियाँ देखने को मिलेगी। दो बेलों की कथा, पूस की रात कहें या सैलानी बंदर कहें। नारी चरित्र को उद्घाटित करने वाली उनकी रचनाएं बड़े घर की बेटी, सोत, महातीर्थ, सती, घास वाली, बूढ़ी काकी, बेटों वाली विधवा, उद्धार, एक आंच की कसर, शाप, सुहाग का शव आदि। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। प्रेम चतुर्थी, सप्त सुमन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, इस प्रकार के अनेक संग्रहों में उनकी कहानियाँ संकलित हैं। गुप्त धन के नाम से भी उनकी कहानियों का संकलन प्रकाशित हुआ है। अभी भी उनकी कई कहानियाँ अभी तक अप्राप्त है, जिन पर निरंतर शोध चलता रहा है। प्रेमचंद जी पर सोजे वतन को जब्त करने के बाद जब इस नाम नवाब राय पर संकट आया, तब जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम ने उन्हें एक नया नाम दिया, प्रेमचंद। और तब से शुरू होती है एक अंतहीन यात्रा, जिसके साक्षी आज आप और हम हैं। 1918 में पहली बार
वो हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में आते हैं। बाज़ारे हुस्न के नाम से प्रसिद्ध उपन्यास को अनुदित रूप में सामने लाते हैं सेवा सदन के रूप में। सेवा सदन में उस समय व्याप्त वेश्या समस्या को भली भांति प्रकार से व्यक्त करते हैं। सुमन की कथा, सुमन और गजाधर, बेमेल विवाह की कथा, और सुमन अंततः कोठे पर जाने को मजबूर होती है। उसके पश्चात प्रेमचंद 1922 में उपन्यास लेकर आते हैं प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास जमींदारों के विरुद्ध एक आंदोलन है। उस समय अंग्रेजी शासन में जमींदारों का दोहरा शोषण था। ये उपन्यास भी उर्दू के गोशाए आफियात से अनुदित है। इस उपन्यास ने भी अच्छी खासी सफलता हासिल की और उसके पश्चात प्रेमचंद जी उपन्यासकार के रूप में ख्यात हो गए। इनकी उपन्यास कला में एक बड़ा मोड़ आता है जब 1925 में सबसे बड़े कथानक वाला रंगभूमि प्रकाशित होता है। उर्दू के उपन्यास चौगाने हस्ती का यह अनुवाद था। रंगभूमि अत्यंत लोकप्रिय होता है। एक बूढ़े अंधे भिखारी सूरदास के रूप में प्रेमचंद गांधी की झलक बताते हैं, जो सत्याग्रह के जरिए अपनी लड़ाई लड़ता है। औद्योगिकरण के विरुद्ध ये उपन्यास काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अनेक पात्र हैं, विशाल कथानक वाला रंगभूमि। बात करते हैं हम आगे। 1925 में ही चांद नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रसारित होने लगा था निर्मला। निर्मला उपन्यास भी बेमेल विवाह, दहेज प्रथा पर आधारित एक उपन्यास है, जिसमें निर्मला की दुर्दशा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बेमेल विवाह से अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जो एक नारी को भोगने पड़ते हैं। नारी को एक वंचित के तरह बहुत अधिक समर्थन मिला है प्रेमचंद का। अगर हम बात करें तो अब तक उर्दू उपन्यास लिखे जा रहे थे और उनका हिंदी में अनुवाद होता था। सबसे पहले 1926 में शुद्ध हिंदी में एक नया उपन्यास लेकर आते हैं कायाकल्प। कायाकल्प एक ऐसा उपन्यास था जिसमें पुरानी प्राचीन कथानक रूढ़ियों को काम में लिया गया था। इसमें प्रेमचंद जी पुनर्जन्म का भी एक प्रयोग करते हैं। वैसे आलोचकों द्वारा इसकी कठोर आलोचना भी की गई। 1928 में प्रेमचंद का अत्यंत मशहूर उपन्यास सामने आता है, वो था गबन। गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने भारत में व्याप्त एक बड़ी समस्या की ओर इशारा किया, वो है महिलाओं का स्वर्ण प्रेम। स्वर्ण प्रेम के कारण परिवार उजड़ते हुए बताए गए हैं इस गबन में। जालपा चंद्रहार के पीछे अपने पति रमानाथ से गबन करने को मजबूर करती है और फिर परिवार उजड़ता है। उसकी दास्तां है गबन। अगला उपन्यास की हम बात करें तो 1932 में रचित कर्मभूमि। अब तक के उपन्यास गांवों की पृष्ठभूमि, नारी जीवन पर आधारित थे। कर्मभूमि एक ऐसा उपन्यास था जो शहरी जीवन पर आधारित था। पिता पुत्र समरकांत और अमरकांत की कहानी जो आगे बढ़ती हुई गांव तक जाती है। सत्याग्रह, साधु संतों के, पाखंडी साधु संतों के जो कर्मकांड थे, पाखंड थे, उसको उजागर करता हुआ। बात करें तो अंतिम प्रकाशित उपन्यास प्रेमचंद जी के जीवन काल में गोदान। एक किसान की गाय पालने की इच्छा उसे किस ढंग से किसान से मजदूर बना देती है, उसका बड़ा ही दारुण चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में हम बात करें तो ग्रामीण और शहरी जीवन को एक साथ बताया गया। प्रेमचंद जी इस उपन्यास में कई रंग बिखेरते हैं। नारी संबंधित अपने विचार मालती के रूप में आदि प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करें मुंशी प्रेमचंद जी का एक अधूरा उपन्यास जिसे उन्होंने लिखना आरंभ किया लेकिन उनकी मृत्यु के कारण वो अपूर्ण रहा, जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। वो था मंगलसूत्र। मंगलसूत्र में एक पात्र देव की असमंजस, आदर्शवाद और यथार्थ के बीच में झूलती मानसिकता को इसमें प्रदर्शित किया गया था, पूर्ण किया गया अमृत राय द्वारा। ये थे उनके प्रमुख उपन्यास। हम बात करें अगर नाटक कला की तो जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद को नाटक का शहंशाह कहा जाता है, किंतु उपन्यास उन्होंने 3 ही लिखे थे, उसी ढंग से प्रेमचंद जी भी नाटक 3 ही लिख पाते हैं। करबला नाटक में सांप्रदायिक चर्चा की गई है, सांप्रदायिक द्वेष की बात की गई है। दूसरा जो नाटक उनका प्रसिद्ध है संग्राम नाटक में भी जमींदारों की और इसी प्रकार की
चर्चा इसमें की गई। यद्यपि ये दोनों उपन्यास अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए थे। और तीसरा जो उनका नाटक है प्रेम की वेदी। इसके अलावा प्रेमचंद जी ने नाटकों के अलावा महान चरित्रों की भी रचना की है जो उनके कलम, तलवार और त्याग में संकलित है। स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि महान महापुरुषों की कथाएं इस ग्रंथ में संकलित है। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कोई कविता नहीं लिखी। आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि प्रेमचंद जी के नाम से कई कविताएं मशहूर हो रही है, जबकि ऐसा होता है कि कोई सामान्य लेखक प्रेमचंद जी का नाम का इस्तेमाल कर अपनी कविताओं को बस लोकप्रिय करना चाहता है। प्रेमचंद जी एक अच्छे कथाकार होने के साथ साथ बहुत अच्छे पत्रकार भी थे। प्रेमचंद जी ने अनेक पत्रिकाओं में कार्य किया। सबसे पहले जमाना के संपादक मंडल में शामिल होते हैं 1906 में, फिर माधुरी के संपादक नियुक्त होते हैं, जागरण, और 1930 में लेकर आते हैं हंस। हंस को तो वो अपना तीसरा पुत्र भी कहते थे। प्रेमचंद जी की मृत्यु के उपरांत हंस की स्थिति खराब हो गई और आगे चल के ये बंद हो गया, जिसे आधुनिक साहित्यकार राजेंद्र यादव ने पुनः प्रारंभ किया। प्रेमचंद जी ने फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी है। अजंता सिनेटोन ने उन्हें 8,000 रुपये में 6 फिल्म प्रति वर्ष लिखने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने अपनी हंस की खराब स्थिति के कारण स्वीकार कर लिया। जून 1934 से मार्च 1935 तक वे मुंबई रहे और उन्होंने मील मजदूर, शेरे दिल औरत और नवजीवन आदि फिल्मों की पटकथाएं लिखी, किंतु ये प्रयोग उनका अच्छा नहीं रहा, अनुभव अधिक अच्छा नहीं रहा और वो फिर से लौट आते हैं बनारस में। इस प्रकार से हमने प्रेमचंद जी के रचना संसार को देखा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बस देखें ना, आप उसे उस साहित्य सागर में डूब जाए, सच्चा आनंद मिलेगा और एक झलक मिलेगी उस समय के भारत की और एक सपना मिलेगा इस नए भारत के निर्माण का। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ते रहिए। शुक्रिया।